बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अहसन। आज हम क्लास सप्तम के अरबी का लेक्चर पढ़ रहे हैं। ये सूरत आले इमरान है। आज हम इसकी आयत नंबर 175 से 177 तक ये आयतें पढ़ेंगे और इताअत नज़म के आदाब हैं, फिर उसके बाद होमवर्क है। तो सबसे पहले हम ये आयत पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा ज़ालिकुम शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअ फ़ला तख़ाफ़ूहुम व ख़ाफ़ूनी इन कुन्तुम मुमिनीन। इन आयत में ये बयान किया जा रहा है अल्लाह जल्ल जलालुहू की तरफ से कि शैतान मुसलमानों को अपने दोस्तों से डराता रहता था, कुफ़ार से डराता रहता था कि ये आप पर गालिब आ जाएंगे, ये आप पर फतह हासिल कर लेंगे, ये ठीक तरीके से चल रहे हैं। और मुसलमानों के दिलों में इस तरह के ख्यालात और वसवसे डालता रहता था। तो अल्लाह जल्ल जलालुहू इसी चीज़ को इन आयतों में बयान कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु और सहाबा इकराम कि आपने इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं देनी। आपने अपने अल्लाह पे भरोसा रखना है। अल्लाह जल्ल जलालुहू जो आपको हुक्म दे रहे हैं उसके मुताबिक आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। इसी में ही आपकी कामयाबी और भलाई है। शैतान तो ये चाहता है कि मैं मुसलमानों को राह रास्त से भटका दूँ, सीधे रास्ते से इन्हें मैं हटा दूँ, मैं गलत रास्ते पे इन्हें चला दूँ। लेकिन ये मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो इन तमाम चीज़ों से एक तरफ होकर अपने अल्लाह वहदहू ला शरीक के हुक्म को मानते हुए उस रास्ते को इख्तियार करे जो रास्ता सीधा जन्नत की तरफ जाता है। और ये जो शैतान रास्ते दिखाता है और सरसब्ज़ व शादाब बाग दिखाता है, इसमें कुछ नहीं है, हकीकत कुछ नहीं है। ये रास्ते दोज़ख की तरफ जाने वाले हैं। तो इसलिए कुफ़ार के लिए दुनिया के अंदर कुफ़ार के लिए ऐशो इशरत है, लेकिन आखिरत में अल्लाह फरमाते हैं इनका कोई हिस्सा नहीं है। फिर इन्हें जहन्नुम में डाला जाएगा, इनको दोज़ख में डाला जाएगा और इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब होगा। तर्जुमा पढ़ते हैं। इन्नमा ज़ालिकुम शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअ। बेशक वो शैतान ही तो है जो तुम्हें अपने दोस्तों से डराता है। औलिया, अपने दोस्तों से। तो शैतान के दोस्त काफिर हैं। काफिरों से मुसलमानों को जो है डराता रहता है, दिल में ख्याल डालता है। फला तख़ाफ़ूहुम, अल्लाह फरमाते हैं मुसलमानों तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वख़ाफ़ूनी, तुम मुझसे डरो। अल्लाह जल्ल जलालुहू का ये हक़ है कि मुसलमान अल्लाह से ही डरें। इन कुन्तुम मोमिनीन, अगर तुम सच्चे मोमिन हो, अगर तुम अल्लाह पे ईमान रखते हो तो अल्लाह कहते हैं मुझसे डरो, शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है। वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ़्र इन्नहुम लन यज़ुरुल्लाह शैय्या। जो लोग कुफ्र में जल्दी करते हैं वो लोग आपको गमज़दा न करें, आपको गम में न डालें, क्योंकि ये आपका या अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये काफिर लोग जितना मर्जी कुफ्र में चले जाएं, ये अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। ये अपनी दुनिया और अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। और मुसलमानों का जो रास्ता है वो तो सीधा रास्ता है, हक वाला रास्ता है, जन्नत वाला रास्ता है। लन यज़ुरुल्लाह शैय्या, हरगिज़ अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे ये लोग। युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरह। अल्लाह चाहता है कि वो उनके लिए आखिरत में कुछ हिस्सा न रखे। अल्लाह तो यही चाहता है कि जो लोग अल्लाह की बगावत करते हैं, अल्लाह के अहकामात से मुंह मोड़ते हैं, अल्लाह उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा न रखे। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अज़ाब होगा। आयत नंबर 77। इन्नल्लज़ीना इश्तरौल कुफ्र बिल ईमान।
जो लोग कुफ्र को ईमान के बदले में खरीदते हैं, लन यज़ुरुल्लाह शैया, वो भी अल्लाह का हरगिज़ नुकसान नहीं कर सकेंगे। ईमान को तरजीह नहीं देते, कुफ्र को तरजीह देते हैं, ईमान वाला रास्ता छोड़ देते हैं, कुफ्र वाला रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, तो ये लोग अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए बहुत दर्दनाक अजाब है। ये क़यामत के दिन जहन्नुम में जाएंगे, जन्नत में जाने की इनकी कोई गुंजाइश नहीं होगी। ये आयत नंबर 175 से 177 तक हमने पढ़ी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे इताअत नाज़िम के आदाब हैं, तो वो आदाब हम पढ़ते हैं, उनको याद भी करना है आपने। 7 अदब हैं। पहले नंबर पे है, हदीस में है कि 3 आदमी जो किसी जंगल में रहते हों, उनके लिए जायज़ नहीं है मगर ये कि वो अपने में से किसी एक को अमीर मुंतखब कर लें। हर जमात को ये ज़रूरी है कि वो अपने में से किसी न किसी एक को अमीर मुंतखब कर लें, अमीर बना लें, अपना बड़ा बना लें, जिसकी इसमें नज़्म व ज़ब्त होता है कि जो अमीर हुक्म दे उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, उसके मुताबिक अल्लाह के अहकामात पे चलना है। तो फरमाया कि 3 आदमी भी अगर किसी जंगल में रहते हैं तो वो इस तरह ज़िंदगी ना गुजारे, बल्कि वो अपने में से किसी एक को अमीर बना लें, ताकि हर बंदा अपनी अपनी बात ना करे, जो फैसला बड़ा कर दे, अमीर कर दे, कायल कर दे, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। दूसरे नंबर पर जमात बनाने के लिए आपका नस्ल अहम सिर्फ अल्लाह ताला का दीन कायम करना होना चाहिए। आप 4 बंदों की, 5 बंदों की, ज़्यादा बंदों की कोई भी जमात बनाएं और उसमें से एक को अमीर मुंतखब करते हैं, तो उसका मकसद और नस्ल आइन सिर्फ ये हो कि हम अल्लाह का दीन कायम करेंगे। तीसरे नंबर पर जमाती साथियों की खैर खाही का एहतमाम करना चाहिए। हर एक दूसरे के साथ खैर खाही होनी चाहिए, किसी के साथ भी दिल में कोई बोझ या हसद या कीना नहीं होना चाहिए, हर एक के साथ खैर खाही वाला मामला होना चाहिए। चौथे नंबर पर अपनी जमात के अमीर की खुशदिली के साथ इताअत करनी चाहिए। ये ना हो कि ज़बरदस्ती आप उसकी इताअत कर रहे हैं, आपका दिल नहीं चाह रहा आप उसकी इताअत कर रहे हैं, बल्कि खुशदिली के साथ, तहे दिल के साथ उसकी इताअत करनी चाहिए। नंबर 5, अपनी जमात के अमीर के साथ खैरख्वाह रहना चाहिए और इख्तिलाफ से बचना चाहिए। इख्तिलाफ से बचते हुए, इख्तिलाफ चूँकि बहुत बड़े फिर फसाद और झगड़े तक ले जाता है, इसलिए इख्तिलाफ से बचते हुए अपने अमीर के साथ खैरख्वाही इख्तियार करनी चाहिए। छठे नंबर पर अपने जिम्मेदार की बात सुननी माननी चाहिए, माँ सिवाय खुदा की नाफरमानी के। अमीर जो हुक्म दे उसकी इताअत करनी है, उसका हर हुक्म मानना है, माँ सिवाय इसके कि वो अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दे। जब अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म आ जाए तो फिर अमीर की इताअत छोड़ देनी है। नंबर 7 है, तंग नजरी से परहेज करनी चाहिए, खुश अखलाकी से हर एक से तामुन करना चाहिए। खुश अखलाकी के साथ हर एक के साथ आपको पेश आना चाहिए, अपना दिल खुला रखना चाहिए, हर एक की बात इंसान को सुनकर उसके साथ तामुन करना चाहिए, उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ये इताअत नज़म के आदाब थे। ये आयात के साथ साथ ये आदाब भी आपने याद करने हैं। उसके बाद आप अपनी नोटबुक पे होमवर्क लिखना है। सफ़ा पे आयत नंबर जो है 173 की आयत जो है, इसका बामुहावरा तर्जमा आपने होमवर्क में लिखना है और फिर अपनी नोटबुक स्कूल में जमा करानी है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। Assalamu alaikum dear students, how are you all? I am your English teacher for grade 7. Now we are studying about objective of unit 10. Please look page 116 and plus 117. Today's diary, please note first of all, unit 10 objective page number 116 plus 117 plus form of verb 28 to 35. First of all, we study about 116 page objective of unit 10 and circle the correct option. Look at the whiteboard. Number 1, realized meaning. Derived, accepted, understood, forgot. Realized का मतलब होता है महसूस किया
किया, समझा। इसमें से करेक्ट ऑप्शन इज अंडरस्टूड। सेकेंड पॉइंट वी हैव अथॉरिटी मीन्स, हुक्मरानी का क्या मतलब है? स्टुपिडिटी, पावर, विजडम, काइंडनेस। करेक्ट ऑप्शन इज पावर। होल हार्टेडली मीन्स वी हैव थर्ड पॉइंट unknowingly, hesitatingly, quickly, enthusiastically। हार्टेडली का मतलब है दिल जमी से, जोशो जज्बे से। करेक्ट ऑप्शन हियर वी हैव enthusiastically। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव नाउ इन ऑब्जेक्टिव्स, पेज नंबर 116, क्वेश्चन बी, फाइंड आउट एंटोनिम्स। हियर वी हैव सेपरेट। जैसे आप लोगों के पास उर्दू में अल्फाज मुतज़ाद होते हैं, इसी तरह इंग्लिश में एंटोनिम्स होते हैं। आप लोगों ने लफ्ज़ का उलट बनाना है। सेपरेट अलग, ऑपोजिशन मुखालफत, पार्टीशन तकसीम, विजडम दानाई, हेल्थ सेहत। नाउ लुक, सेपरेट कंबाइन अलग जुड़ा हुआ, ऑपोजिशन मुखालफत सेमनेस एक जैसा, पार्टीशन तकसीम कॉम्बिनेशन एक साथ, विजडम दानाई फुलिशनेस बेवकूफ़ी, हेल्थ सेहत, इलनेस बीमारी। नाउ लुक क्वेश्चन नंबर सी, गैदर इंफॉर्मेशन। These are we have three questions. Question number 1, why do you think Muhammad Ali Jinnah decided to take up law as profession? आपके ख्याल में मोहम्मद अली जिन्ना ने वकालत के पेशे का इख्तियार क्यों किया था? आंसर, ही चूज, उन्होंने मुंतखब किया, इंतखाब किया, लॉ टू फाइट द केस ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों के हक में लड़ने के लिए वकालत का पेशा इख्तियार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड ही परफॉर्म एट लिंकन्स इन एट द स्टूडेंट? उन्होंने एज अ स्टूडेंट, बतौर तालिब इल्म लिंकन्स इन में किस तरह की नुमाइंदगी इख्तियार की थी? ही परफॉर्म वेरी वेल विद डिस्टिंक्शन, उन्होंने बहुत आला कारकर्दगी दिखाई थी। नंबर 3 क्वेश्चन, डू यू थिंक कायद आज़म वर्कड हार्ड एज अ स्टूडेंट, एज अ लॉयर एंड एज अ पॉलिटिशियन? आपके ख्याल में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहैसियत एक तालिब इल्म, एक लॉयर वकील एंड एज अ सियासतदान किस तरह की मेहनत की थी? यस, जी हाँ, ही वर्कड वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इन ऑल फेज ऑफ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी के हर मुकाम पर। नाउ लुक एट द पेज नंबर 117, क्वेश्चन नंबर बी, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। वी हैव एट द बोर्ड, नंबर 1, कायद आज़म पास हिज मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन एट द एज ऑफ। ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास इस तरह की हैं जो आप लोगों ने रीडिंग में की है। लाइक दिस, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था किस एज में? 14, 16, 13 या 18? करेक्ट ऑप्शन इज 16। नंबर 2 पॉइंट वी है, कायद आज़म ज्वाइंट लिंकन्स इन। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लिंकन्स इन कब ज्वाइन किया था? आपके पास सन मौजूद हैं, 1890, 1892, 1893 या 1894? करेक्ट ऑप्शन वी हैव हियर 1893। थर्ड पॉइंट इज, कायद आज़म हैड ग्रेट फॉर्ट इन। आपके पास कायद आज़म के पास क्या था सबसे ज्यादा? फ्रेंड्स, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स या सोल्जर? नंबर सी पॉइंट करेक्ट इट, स्टूडेंट्स। नंबर 4 इज, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज गिवन ऑफ। पाकिस्तान का जो तसव्वुर था वो पेश किया गया था कब? सन बताना है, 1929, 1930, 1941, 1942। करेक्ट ऑप्शन वी हैव 1930 इज। Now our next topic is formal verb which you can learn from the notes 28 to 35. You will bound
question you will learn and then write on rough notebooks. Till then, fi amanillah. अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 7 एक्सरसाइज 8.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई का जब लफ्ज़ आ जाता है तो उसका मकसद ये होता है कि आपने खुद से देखना है कि उसके अंदर कौन से साइन है, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या फिर आपने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एल एम इंटू एल प्लस एम। तो इसमें एल एम जो है एल प्लस एम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाइकेशन के लिए हम इसके रूल देखते हैं कि अलजबरा के अंदर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो क्या चीज़ मल्टीप्लाई होती है। अलजबरा के अंदर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो जो कोफिशेंट होते हैं, कोफिशेंट आपस में मल्टीप्लाई होती है, और जो हमारे पास वेरिएबल हैं, जो सेम वेरिएबल हों, उनकी पावर को हमने ऐड करना होता है। तो यही बात आपकी पूरे क्वेश्चन में चलेगी कि जहाँ भी आपके पास मल्टीप्लाइकेशन आएगी आपने कोफिशेंट को मल्टीप्लाई करना है, और जहाँ पे सेम वेरिएबल होंगे उनकी पावर को आपने ऐड कर देना है। अगर पावर सेम नहीं है तो वो मल्टीप्लाई होके x और y या l फिर m की शक्ल में आ जाएंगे। जैसे हमारे पास ये है एल एम मल्टीप्लाई हो रहा है, l के साथ भी हो रहा है और m के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, l को l के साथ करेंगे तो इसका भी एक्सपोनेंट 1 है और इसका भी एक्सपोनेंट 1 है। तो l की पावर 1 प्लस 1, और साथ में हमारे पास क्या है m, उसको हम वैसे राइट कर देंगे। इसी तरह जब नेक्स्ट इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, l वैसे आ जाएगा, यहाँ पे भी m है और यहाँ पे भी m है, तो इनके जो एक्सपोनेंट है वो प्लस हो जाएंगे, m की पावर 1 प्लस 1। अब नेक्स्ट इसको हम हल करके देखते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा l 1 प्लस 1 2 m, और हमारे पास l m 1 प्लस 1 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया l स्क्वायर m प्लस l m का स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी आपने इसी बात का ख्याल रखना है कि जो कोफिशेंट होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और वेरिएबल जो सेम वेरिएबल होंगे उनकी पावर को आपने ऐड करना है। जैसे हमारे पास ये 4p, ये मल्टीप्लाई हो रहा है p प्लस q के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो बाहर वाला p है इसका कोफिशेंट है 4, और यहाँ पे जो हमारे पास p है इसका कोफिशेंट क्या है 1। तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 1 दा 4। इसी तरह हमारे पास p और p, इन दोनों के पावर को, इन दोनों के एक्सपोनेंट को ऐड करें तो यहाँ पे भी p की पावर क्या है 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो p की पावर 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 2। आगे हमारे पास प्लस का साइन है तो हम भी प्लस का साइन लगाएंगे। फिर नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 4p को q के साथ, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है। आपको पता है कोई भी वैल्यूज़ हो जिसका कोफिशिएंट कुछ भी ना हो तो उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। इसी तरह अगर एक्सपोनेंट भी कोई ना हो तो उसका एक्सपोनेंट भी 1 होता है। जो हम 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 दा 4। ये हमारे पास p है और ये हमारे पास क्या है q। दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो आपको पता है जब डिफरेंट वेरिएबल होते हैं तो उनकी पावर को हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते। अगर हमारे पास ये दोनों वेरिएबल सेम होते तो इनकी पावर को हम ऐड कर सकते थे, अदरवाइज हम इसको लिखेंगे 4pq। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3a मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस b के साथ। तो यहाँ पर a का जो कोफिशिएंट है वो 3 है और यहाँ पे a का जो कोफिशिएंट है 1 है। तो 3 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 3 1 दा 3। अब हमारे पास वेरिएबल रह गए, यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है a और यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है a। जब सेम वेरिएबल होते हैं तो उनके पावर को हमने क्या करना होता है ऐड, तो ये हो जाएगा 3a की 2। आगे हमने देखना है इसके साथ प्लस का साइन है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो मल्टीप्लाइकेशन में प्लस माइनस माइनस। अब जो a है इसका कोफिशिएंट 3 है और b के साथ कोफिशिएंट नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1। तो 3 1 दा 3, ये हमारे पास a है और इधर हमारे पास क्या है b। a को b के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा a b। इसी तरह हमारे पास फोर्थ पार्ट जो है उसमें हमारे पास वैल्यूज़ है 2x इंटू 3x प्लस 4y। तो यहाँ पे बाहर जो हमारे पास x है इसका कोफिशिएंट है 2 और अंदर जो हमारे पास x है इसका कोफिशिएंट है 3। तो हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 3 दा 6,
तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 6। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है x, और यहाँ भी वेरिएबल क्या है x। यहाँ पे भी इसका एक्सपोनेंट 1 होगा और यहाँ भी इसका एक्सपोनेंट क्या होगा 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 6x की 2। इसी तरह आगे हमारे पास साइन किसका आएगा प्लस का। तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो है 2 और जो y का कोफिशिएंट है वो 4। तो हमने 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है 4 to the 8। यहाँ पे जो x है उसका कोफिशिएंट 2 है, x का जो कोफिशिएंट था वो 2 था। इसी तरह इसके साथ जो वेरिएबल है वो x है। यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट 4 है और इसके साथ जो वेरिएबल है वो y है। तो हमने x और y को भी तो मल्टीप्लाई करना होता है, तो x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। x और y दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, जो जब दो डिफरेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वही आंसर आता है। तो हम लिख देंगे इसके साथ x y। इसी तरह इसका जो पार्ट नेक्स्ट है 5 और 6 या जितने भी रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपका होमवर्क है। असाइनमेंट आपने बनानी है इसकी, जो क्वेश्चन हमने किया है, और असाइनमेंट बना के आपने स्कूल में जमा कराना है। थैंक यू। Assalamu alaikum, dear student, how are you? I am your teacher of History and Geography for grade 7. Now we are going to study history. बाब नंबर 3, मुगलिया सल्तनत के मौशरती और सकाफती हालात। हमारा आज का सवाल है सिख मजहब के अहम खदोफात बयान करें। खदोफात से मुराद कि वो कौन सी खसूसियात हैं जिसके तहत ये मजहब जो है वजूद में आया, और इस मजहब के बानी कौन थे, वो इस मजहब को किस तरह लेके चले और उन्होंने इस मजहब की बुनियाद किस तरह रखी। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक 1469 में पंजाब के ज़िला ननकाना साहब में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मेहता कालू था। वो बाबा गुरु नानक हिंदुइज्म की तालीमात से मुतासिर ना थे, यानी बाबा गुरु नानक ने एक हिंदू घराने में आंख खोली। आपकी तरबियत और परवरिश भी हिंदू घराने में ही हुई। जैसे आपने होश संभाला, आपने अपने इर्द गिर्द हिंदुआना ही माहौल देखा, लेकिन आप हिंदुओं की तालीमात से मुतासिर ना थे, इसलिए आपने एक नए मजहब सिख मजहब की बुनियाद रखी। बाबा गुरु नानक की तालीमात सिखों की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब में मिलती हैं। मुकद्दस किताब जैसे इस्लाम में कुरान पाक को बहुत मुकद्दस किताब माना जाता है, ऐसे ही सिखों के मजहब में गुरु ग्रंथ साहब नाम की किताब को मुकद्दस माना जाता है। बाबा गुरु नानक मुसलमान सूफिया कराम से बहुत मुतासिर थे। आपने अपने पैरोकारों को नस्ली इम्तियाज तर्क करने, तौहीद और मुसावात की पैरवी करने का दर्स दिया। पैरोकारों से मुराद जो सिख मजहब में बाबा गुरु नानक को मानते थे, उनकी तालीमात की पैरवी करते थे। आपने अपने तमाम पैरोकारों को नस्ली इम्तियाज से मुराद नस्ल का जो फ़र्क है, ज़ात पात का जो फ़र्क है उस फ़र्क को ख़त्म करने का दर्स दिया, और उसके साथ एक अल्लाह की इबादत करने का और आपस में बराबरी का दर्स दिया। 18वीं सदी में सिखों का जोर। 18वीं सदी के वस्त में जब मरकज़ में मुग़लों की हुकूमत कमज़ोर हुई, तो सूबा पंजाब और सरहद खैबर पख्तूनख्वा में सिखों ने जोर पकड़ा और वह पूरे पंजाब पर काबिज़ हो गए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुग़लों की हुकूमत बरसगीर पर 100 साल तक रही, और जब 18वीं सदी का दरमियान आया और तो बरसगीर के कुछ इलाकों में जहाँ पर मुग़लों की हुकूमत कमज़ोर पड़ रही थी, तो वहाँ पर सिखों ने पूरे बरसगीर पर दरमियान जहाँ पर कमज़ोर हुकूमत पड़ रही थी, तो बरसगीर ने वहाँ पर कब्ज़ा करना सिखों ने वहाँ पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। सिखों ने पंजाब पर 1801 से 1849 तक हुकूमत की, यानी 48 साल तक उन्होंने पंजाब पर हुकूमत की। सिख दौरे हुकूमत में मशहूर हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह का नाम आता है। मशहूर हुक्मरान से मुराद इस तरह कि उनके दौरे हुकूमत में सिख मज़हब बहुत दूर तक फैला और उन्होंने अपने मज़हब को बहुत अच्छी तरह से फैलाया और उसकी तालीमात से बाकी लोगों को भी मुतासिर किया, जिसका इंतकाल 1839 में हुआ। महाराजा रंजीत सिंह का इंतकाल 1839 में हो गया। सिख कौम का ज़वाल।
राजा रंजीत सिंह के बाद आहिस्ता आहिस्ता सिख हुकूमत ज़वाल पजीर होती गई, यानी महाराजा रंजीत सिंह के इंतकाल के बाद सिख मज़हब दोबारा उस लेवल पर नहीं जा सका जिस लेवल पर महाराजा रंजीत सिंह उसको लेके चले थे। और उनकी वफात के बाद सिखों की हुकूमत कमज़ोर होना शुरू हो गई और आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने सिखों को शिकस्त देकर पंजाब पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। बिलाखिर 1849 में जब सिखों की हुकूमत बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो गई तो अंग्रेज़ों ने पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया और अपनी हुकूमत कायम कर ली। तो हम इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिख मज़हब के बानी जो है वो बाबा गुरु नानक थे और उन्होंने अपने मज़हब में इस्लाम के मज़हब को लेकर चलते हुए उसमें तमाम अपने मानने वालों को, अपने पैरवी करने वालों को अखुवत, मसावात और नस्ली इम्तियाज़ को तर्क करने का दर्ज दिया। और साथ ही साथ वो सूफिया कराम से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। और फिर उसके बाद बाबा गुरु नानक के बाद महाराजा रंजीत सिंह का नाम आता है, जिन्होंने अपने मज़हब को बहुत अच्छे तरीके से चलाया और पूरे बलसलीम में अपने मज़हब को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चले और उन पर अपने मज़हब को मानने वालों को बहुत अच्छे से उन्होंने उस पर कायम रहने पर तलकीन की। और फिर उनकी वफात के बाद ही मज़हब जो है वो कमज़ोर होता चला गया और अंग्रेज़ों ने दोबारा पूरे बलसलीम पर कब्जा कर लिया और सिखों को शिकस्त देकर अपनी हुकूमत कायम करी। तो डियर तलबा, ये आपका आज का सबक है जो आपने बाकायदगी से याद करना है ताकि हम अपने डायरी रोज़ की रोज़ पढ़ सकें और अपने नताइज में भी मुतज़म्मन हो सकें। Assalamu alaikum dear students, I hope you are fine. I am Abdul Majid, science teacher. We are studying 7th class science. Where diary is page 127 to 129 reading and short question 3 and 6. सबसे पहले आप जो है रीडिंग की तरफ चलेंगे। रीडिंग में कुछ बातें आपको एक्सप्लेन कर दी जाएं ताकि आप रीडिंग करते वक्त किसी भी जो है परेशानी का शिकार ना हो। सबसे पहले साइंस के यूनिट नंबर 9 का पेज नंबर 121 पे टॉपिक है हमारे पास है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? हमने इस चैप्टर में बात की थी इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट जब किसी वायर के अंदर से फ्लो करता है तो उस वक्त हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके फ्लो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो रुकावट का बायस बनती हैं, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इस तरह किसी बाज़ार के अंदर कोई तेज़ तराज गाड़ी को लेके जाया जाए तो वो जो लोग हैं वो उस गाड़ी के लिए क्या होंगे? रेजिस्टेंस होंगे। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से तो उस वक्त दरमियान में बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो इससे होती है हाइंड्रेंस। हाइंड्रेंस कहते हैं रोकना, टू फ्लो ऑफ करंट। करंट के दरमियान में जो हाइंड्रेंस है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। इसमें होता क्या है, बहुत सारी कोलाइड्स होती हैं, बहुत सारी एक जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो दो दरमियान में आने वाली जो रुकावटें हैं वो उनके साथ टकराता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रुकावट पैदा होती है। ये डिपेंड किस पे करता है? लेंथ ऑफ वायर और थिकनेस ऑफ वायर पे। जितनी ज़्यादा वायर लंबी होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी तरह जितनी ज़्यादा तार जो है वायर मोटी होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर बारीक तार इस्तेमाल की जाए तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के दरमियान में रिलेशन है। ठीक है, इस रिलेशन को हम पढ़ेंगे कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस आपस में क्या रिलेट करते हैं। हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन, एक हमारे पास इक्वेशन है रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ये जो इक्वेशन है ये ओहम लॉ ने डराइव की थी। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है कि हम किस तरह मुख्तलिफ करंट को और वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो मेजरिंग करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, इसके लिए हमारे कुछ डिवाइस हैं। सबसे पहले हमारे पास डिवाइस है एम मीटर। एम मीटर करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको हम जो भी
सर्किट होता है उसके सीरीज में लगाते हैं, एक वन वायर में लगाते हैं। जिस तरह हमारे पास ये एक वायर है, अगर हमने करंट यूज करना है, फाइंड करना है, तो हम वन वायर के सीरीज में उसको दोनों तारों को अटैच करेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि उसके अंदर से कितना करंट फ्लो करता है। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड डिवाइस है वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो वोल्टेज है वो उसको किस तरह वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट में पैरेलल लगाया जाता है। अगर हमारे पास दो वायर्स हैं, एक लाइव वायर है, दूसरी जो है अर्थ वायर है, उसके दोनों के दरमियान में हम जो है वोल्ट मीटर को अटैच करते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि दोनों वायर्स के दरमियान में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ये आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको बखूबी जो है इसके बारे में आगाह हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल पावर। हम जो है जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो हमारे घरों में जो बिल आता है उसके ऊपर जो यूनिट का नाम लिया जाता है वो यूनिट हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर का ही होता है। वो क्या होता है, उसके ऊपर क्या लिखा होता है, वो होता है किलोवाट आवर। वह हमेशा जब अगर बिल के ऊपर देखा जाए तो वहां पे यूनिट के साथ या मीटर जो होता है, इलेक्ट्रिक पावर का मीटर जो होता है उसके ऊपर लिखा होता है यूनिट के सामने, रीडिंग के सामने किलोवाट आवर KWH। इससे मुराद क्या है? इस किलोवाट आवर से मुराद है कि अगर कोई चीज जो बिजली से चलने वाली है वो 1000 वाट को इस्तेमाल करे 1 घंटे में तो हमारे पास 1 यूनिट आता है। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 123 के ऊपर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किस चीज पे इफेक्ट करता है? हमारे पास 3 इफेक्ट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है हीटिंग इफेक्ट। अगर किसी तार के अंदर से, कमजोर तार के अंदर से ज्यादा करंट गुजारा जाए तो वो गर्म हो जाती है, तो ये हीटिंग इफेक्ट है। इसी तरह अगर हम कॉइल को बनाते हैं, कॉइल किस तरह बनाई जाती है? किसी वायर को अगर हम इस अंदाज के साथ उसको टर्न करें तो ये हमारे पास कॉइल बनती है। इस कॉइल को हम मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। आपके घरों में जो आयरन मौजूद है उसमें कॉइल मौजूद होती है। इस तरह काविया होता है उसमें कॉइल मौजूद होती है। वो कॉइल क्या करती है, ये जो अगर इसके अंदर करंट गुजारा जाता है तो ये हीट अप हो जाती है। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट है केमिकल इफेक्ट। बाज़ का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मुख्तलिफ केमिकल्स के अंदर से जब हम गुजारते हैं तो वो उसको आयोनाइज कर देती है, उसको कंपाउंड्स में तोड़ देती है। तो वो है हमारे पास केमिकल इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसी तरह कॉइल की बात करते हैं। अगर हम कॉइल बनाते हैं तो कॉइल जो है मैग्नेटिक इफेक्ट भी देती है। अगर हम किसी लोहे के रॉड को के ऊपर कॉइल को चढ़ा दें, तार को चढ़ाएं, तो हमारे पास कॉइल सिस्टम बन जाती है। इसको हम एक सेल के साथ या हम बैटरी के कुछ वोल्टेज के साथ हम अटैच कर देते हैं तो ये जो रॉड है ये हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट देगा। या आप अपने घर में भी कर सकते हैं। एक कील लें, छोटी सी तार लें, उस तार को उस कील के ऊपर रेप कर दें, उसके ऊपर जो है इस तरह बाइंड करें जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इस तरह बाइंड करेंगे। एक सेल या 2 सेल का इस्तेमाल करना है आपने। 1 या 2 सेल आप उसके साथ अटैच करेंगे, वन साइड को वन साथ अटैच करेंगे और दूसरी जो साइड है वो उसके दूसरे सिरे के साथ अटैच कर देंगे। तो ये आपके पास इस तरह एक सर्किट बन जाएगा। ये सर्किट क्या होगा, इसके किस तरह आपको इसके बारे में पता चलेगा? आप क्या करेंगे, छोटे छोटे कील के टुकड़े इस कील के पास लेके जाएं तो आप ये महसूस करेंगे कि वो कील जो है, ये बड़ा कील इस छोटे कीलों को अपनी तरफ खींच रहा है। ये है मैग्नेटिक इफेक्ट। इसको आप जो है खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है रीडिंग यहाँ तक मुकम्मल हो जाती है। आप लोगों ने इसमें 121, 122 और 123 पेज की रीडिंग करनी है। नेक्स्ट जो याद करने वाला जो काम है वो आज हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, बहुत ही छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आसानी से आप 10-15 मिनट के अंदर याद करके लिख भी सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ELCB। ये नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आएगा उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। ये है क्या चीज? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। ये एक ब्रेकर होता है जिसके जो आपके घरों में मौजूद होता है। ये इसके अंदर कॉइल ही इस्तेमाल की जाती है। होता क्या है, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है
इसको हम जब हम इसको साथ अटैच कर देते हैं, बिजली अटैच कर देते हैं सर्किट ब्रेकर के साथ, तो होता क्या है, जब हमारे पास कोई घरों में कोई शॉर्ट सर्किट होता है, उसमें से बहुत ज़्यादा करंट गुजरता है, होता क्या है, वो जो सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर्स के अंदर से भी बहुत ज़्यादा करंट गुजरता है, जिसकी वजह से कॉइल एक्टिवेट हो जाती है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट देती है, जिसकी वजह से तार खींची जाती है और वहाँ से सर्किट क्लोज हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास जो है बहुत सारी चीज़ें जलने से बच जाती हैं। कहता इट क्विकली टर्न ऑफ, ये बंद कर देता है क्विकली, जल्दी से, द पावर, जो हमारे पास पावर आ रही है, इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं, व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द अर्थ वायर एक्सीड द लिमिट, जब बहुत एक लिमिट से ज्यादा करंट गुजरना शुरू हो जाता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस वक्त जो है ये क्या होता है, अब टर्न ऑफ कर देता है। आप, आई होप कि आपको इस बारे में समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, 4 नहीं है, 3 के बाद 6 पढ़ना है हमने। हाउ डज इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्ट द करंट। हाँ जी, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम जानना है। पोटेंशियल होता है पावर, किसी बैटरी की जो पावर है वो उसका पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब छोटी बैटरी है उसका पोटेंशियल थोड़ा होगा, और बड़ी बैटरी है तो उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। पोटेंशियल को आप वोल्ट का नाम लेते हैं, अक्सर आप बात करते हैं कि जो 5 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है या 15 वोल्ट की बैटरी है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उसका पोटेंशियल कितना है। करंट क्या है, करंट फ्लोइंग ऑफ चार्जेस है, इसके बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बता दिया था कि फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो करंट है। वो कह रहा है कि अगर इंक्रीज किया जाए पोटेंशियल डिफरेंस को तो करंट पे क्या इफेक्ट होता है, तो जाहिर बात है डेफिनेटली अगर हम बड़ी बैटरी लगाएंगे तो करंट भी ज्यादा होगा, ज्यादा मतलब कि उसके पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। अगर छोटी बैटरी लगाएंगे तो उसका करंट कम होगा। तो ये बात कह रहा है कि इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजिंग द करंट, तो करंट जो है इंक्रीज हो जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6। आपने जो है ये दोनों क्वेश्चन आपने राइट करने हैं और याद करने हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात हफ्तुम के सबक नंबर है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, इसको हम आज रीड करेंगे। लास्ट टाइम हमने इसके अल्फाज मानी पर तवज्जो दी, मुश्किल अल्फाज के मानी लिखे। आज इसका सवाल नंबर 1 से लेकर 3 तक जो कि मुख्तसर सवालात हैं वो हम इस पर डिस्कस करेंगे। है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। अपने लिए तो हर कोई यहाँ पर जी रहा है, लेकिन जो ज़िंदगी का असल मकसद है, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो ज़िंदगी का जो असल मकसद है वो दूसरों के काम आना, उनके दुख दर्द में उनके शरीक होना। यही है हमारा ज़िंदगी का मकसद। इंसान हो, हैवान हो, जानवर कोई भी हो, अपने लिए तो हर कोई जी रहा है, लेकिन हम अगर दूसरों के दुख दर्द को महसूस करेंगे, उनके लिए कुछ बेहतरी के लिए काम करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ज़िंदगी का मकसद पूरा हो सकता है कि दूसरों के काम आना ही हमारा ज़िंदगी का जो है असल मकसद है। आइए हम इसके सवालात की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, इंसान एक माशरती हैवान है, इसकी वजाहत करनी है। कैसे जी वो माशरती हैवान है? सफ़ा नंबर 14 पे ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, इंसान एक माशरती हैवान है, इस जुमले की हमने वजाहत करनी है। क्या कहते हैं कि ज़मीन पर जानदारों की 2 किस्में हैं, एक हैवानात है और दूसरी नबातात। चूँकि इंसान हैवानात में शामिल है, मगर वो एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी का ख्वाह है, यानी कि वो मुनज़्ज़म ज़िंदगी का ख्वाहिश रखता है, इसलिए वो अकेला ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता, बल्कि माशरे में रहने पर मजबूर है। इससे कदम कदम पर दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसे माशरती हैवान कहा जाता है। हमारे पास आज का दूसरा क्वेश्चन, असल इंसानियत क्या है? यानी कि इंसानियत है, वो असल में इंसानियत है क्या? कहते हैं कि दूसरों के काम आना और मुसीबत में उनकी मदद करना, यही असल इंसानियत है। हमारे पास आज का तीसरा क्वेश्चन, इसार का मतलब क्या है? दूसरों के मफादात को अपने मफादात पर तरजीह देना इसार कहलाता है। यानी कि अगर आपको कोई ज़रूरत है, कोई मसला मसाइल है, मतलब कि आपको इतनी सख्त ज़रूरत है, उसके बावजूद भी अगर आपका कोई मुसलमान भाई
तकलीफ़ में मुब्तला है, तो आप अपनी ज़रूरत को भूल कर उसकी अगर आप मदद कर देंगे तो इस जज्बे को हम इसार का नाम देंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारा चैप्टर है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। उसके शॉर्ट क्वेश्चन थे 1 से लेकर 3 तक। नंबर 1, इंसान एक मशरती हैवान है, वजाहत करें। नंबर 2, असल इंसानियत क्या है। नंबर 3, इसार का मतलब क्या है। ये 3 क्वेश्चन थे जिसको हमने आज रीड किया। उम्मीद है आप इसको अच्छे से याद करेंगे और लिख कर इसकी अच्छे से मश्क करेंगे। इमला पर ख़ास तवज्जो दें। वस्सलाम। अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम जमात हफ्तम बाब नंबर 4 सबक नंबर 4 मुख्तसर सवालात अलिफ और बे इसकी पढ़ाई करेंगे। आज का हमारा उन्वान है मेहनत की अजमत, और मेहनत की अजमत से मुराद है अल्लाह ताला की दी हुई जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों को पूरी ताकत से इस्तेमाल में लाकर कोई काम करना और इसे हल्का न समझना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाता है कि अपने बंदे को हिलाल रोजी की तलाश में मेहनत करना और तकलीफ उठाना सिखाए। मेहनत से इंसान की अजमत बढ़ती है, ना कि घटती है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने भी अपने दौर में मेहनत की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से काम किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जाती काम खुद किए, बकरियों का दूध दुआ, कपड़ों पर पेबंद लगाए, लकड़ियां ले आया करते थे, घर की सफाई कर लिया करते थे। मस्जिद नबवी की तामीर में आम मजदूर की तरह उन्होंने काम किया। गज़वा अहज़ाब के मौका पर खंदक की खुदाई में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया। इसी तरह सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तर्ज अमल भी यही था। मेहनत की बहुत बड़ी अजमत है और इसके बहुत बड़े फायदे हैं। मेहनत करने वाले किसी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि वो अपने हाथ से काम करना जानते हैं। उन्हें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता। मेहनत से किसी की इज्जत नफ्स कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। हर इंसान कहता है कि अपने हाथ से अगर दो दिन कोई बगैर मेहनत से अपने घर बैठ जाए तो किस तरह से उसे कहा जाता है कि ये तो निकट्टू है, ये तो निकम्मा है। इस तरह के अल्फाज उसे जो है ना सुनने को मिलते हैं। अगर कोई काम करता है, अगर कोई अपने हाथ से काम करता है, रोजी कमाता है, तो उसकी इज्जत मुआशरे में अलग तरह से होती है। मेहनत करने से खुशहाली भी आती है। अब हम मुख्तसर 2 सवाल को देखते हैं। इसमें है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कितने अरसे में बड़ा इनकलाब आया। इससे आप सब बाखूबी वाकिफ हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अरसा तगदो की, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया कि दीन इस्लाम हमारे लिए एक मुकम्मल दीन की हैसियत से चुन लिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से 23 साल के अरसे में एक बड़ा इनकलाब है। यानी कि वो टोटल अरसा कितना था? 23 साल। 23 साल के अरसे में उन्होंने दीन इस्लाम का काम मुकम्मल कर लिया। इसमें दूसरा सवाल है, कोई सी 2 मिसालें दे, यानी कोई सी 2 ऐसी मिसालें जिनमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से काम किया हो। वैसे तो मैंने आपको कई इसमें मिसालें बता दी हैं, लेकिन इसमें आप फिलहाल 2 देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर में आम मजदूर की तरह काम किया, यानी आम मजदूर की हैसियत से हिस्सा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात पसंद नहीं फरमाते थे कि वो खुद को दूसरों से अफजल रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ मिलकर जो है ना काम किया करते थे। गज़वा अहज़ाब के मौके पर खंदक की खुदाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली तौर पर शरीक हुए, यानी जिस तरह दूसरे सहाबा किराम ने मेहनत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी तरह से मेहनत की।
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।